एक ऐसी दुनिया में जहाँ ना कोई कायदा है, ना ही कोई कानून और ना ही कोई असूल। अगर कोई कानून है तो सिर्फ ताकत। जिसके पास ताकत है वो सब कुछ कर गुजरता है। ऐसे ही कुछ ऐसा हुआ जब एक ताकतवर तरीन सुपर पावर के मुल्क ने ईरान पर हमला किया और 24 घंटे से ज्यादा अरसा गुजर जाने के बावजूद भी ईरान कोई मौसर जवाबी कार्रवाई नहीं कर पाया है। ईरान के सुप्रीम कमांडर और ईरान की फौज के सरबराह ने कहा है कि जंग शुरू इसराइल ने की थी और अमेरिका ने की थी, इसका खात्मा हम करेंगे। लेकिन अगर आप देखें जज्बाती वाबस्तगी अपनी जगह, ईरान के पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं देती हैं। अमेरिका ने जो बात शुरू की थी ईरान के यूरेनियम की अफसुदगी या जौहरी प्रोग्राम से, वो बात अब खत्म हो रही है रिजीम चेंज पर, क्योंकि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ये कह चुके हैं, जो कि मागा का नारा लगाते थे कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अब वो कहते हैं कि मेक ईरान ग्रेट अगेन। इसका मतलब ये है कि वो ईरान में जो खामेनेई साहब की हुकूमत है या इनकलाब के बाद जो रेवोल्यूशन के बाद का जो एक निज़ाम है उसको खत्म करने के दर पे हैं। तो ऐसे में ईरान के पास ऑप्शंस बहुत ही महदूद हैं। ईरान के पास ये ऑप्शन है कि हजारों टन वजनी बम गिराए जाने के बाद जो बची कुची यूरेनियम अगर उनके पास मौजूद है, जैसा कि सैटेलाइट इमेजेस में भी दिखाया है कि ईरान के जो यूरेनियम के ज़खायर हैं वो ज़ाया नहीं हुए हैं। ईरान जल्दबाजी में या तो कोई न्यूक्लियर बम बना दे और दुनिया को बता दे कि वो भी एक जौहरी ताकत है, क्योंकि इस ताकत के बलबूते पर चलने वाली दुनिया में जिस मुल्क ने भी जौहरी ताकत हासिल की है उसका डिफरेंस स्ट्रांग हुआ है, उसका सेल्फ डिफेंस मजबूत हुआ है। और यही साबित किया है शुमाली कोरिया के मामले पर, यही साबित हुआ है दुनिया के बाकी मुल्कों में इसराइल के मामले पर, क्योंकि इसराइल भी एक जो है वो न्यूक्लियर पावर रखता है। यही यही साबित हुआ है रूस के मामले पर, यही साबित हुआ है बाकी तमाम पाकिस्तान के मामले पर भी। जब से पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर प्रोग्राम मौजूद है, पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर डिटरेंस है वो स्ट्रांग हुई है। और जंग भी एक हद तक कभी नहीं बढ़ने दी जाती, हमेशा यही कोशिश होती है कि मुज़ाकरात की मेज पर आके बात को खत्म कर दिया जाए। तो ईरान के पास एक ऑप्शन तो ये मौजूद है कि वो किसी हद तक जो है वो जौहरी हथियार हासिल करे और अपने आप को न्यूक्लियर पावर डिक्लेयर कर दे। और दूसरी बात तो ये कि अगर ईरान ने ये फैसला किया कि वो जो खत्ते में बाकी अमेरिका के स्टेक्स हैं, अमेरिका की एयर बेसेस हैं, अमेरिका के जो इत्तेहादी हैं, उनके ऊपर हमला करता है, तो इसका भी रिटेलिएशन अमेरिका की तरफ से आएगा। यहाँ ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो खत्ते के दीगर ममालिक हैं, जिसमें कतर है, सऊदी अरब है, ओमान है, बहरीन है, इजिप्ट है, बड़ी मुश्किल से सऊदी अरब है, बड़ी मुश्किल से ईरान के मामलात इन ममालिक के साथ बेहतर हुए थे। तो अगर ईरान कोई भी हमला अमेरिका के किसी इंटरेस्ट में इन ममालिक में करता है, फर्ज कीजिए कतर में करता है या सऊदी अरब में करता है, तो इसके रेप्रिकेशंस ईरान के लिए मजीद आइसोलेशन की सूरत में निकल आते हैं। तीसरा ऑप्शन ये है कि ये भी बहुत कोई वायबल ऑप्शन नहीं है और इस पे भी भरपूर जवाबी कार्रवाई का और मजम्मत का सामना करना पड़ सकता है। खित्ते के तमाम मुल्क ईरान के अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे। तीसरी चीज जो है, या तो ये है कि ईरान जो है वो मुज़ाकरात की मेज पर दोबारा आए। ये वही मुज़ाकरात की मेज है जिसको सदर ट्रंप ने कई दफा उड़ा दिया, पहले इसराइल ने उड़ा दिया क्योंकि ईरान तो शुरू से मुज़ाकरात की मेज पे बैठा था। तो या तो ईरान दोबारा से मुज़ाकरात की मेज पर आए, निगोशिएट करे, लेकिन ईरान की ये पोजीशन भी काफी कमजोर है और इसके दो रेप्रिकेशंस है। या तो मुज़ाकरात के टेबल पे वो अगर आता है तो फिर कोई इस तरह की डील होगी कि ईरान अपना अफजूदा हुआ यूरेनियम, यानी कि वो मवाद जो जौहरी बम बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, तो किसी और मुल्क के पास रखवा दे और मुकम्मल तौर पर जो है वो नॉन न्यूक्लियर स्टेट के तौर पर आए। ऐसे में खत्ते में क्या शक्ल अख्तियार करेगी, इसराइल किस तरह रिएक्ट करेगा, क्या ईरान इसको अफोर्ड कर सकता है कि नहीं, ये बहुत मुश्किल है। ईरान अमेरिका को हमेशा एक बड़ा शैतान कहता था, लेकिन एक बड़े शैतान ने ही एक पावर और ताकत के बलबूते पर ईरान को एक मुश्किल स्टेज पे लाके खड़ा कर दिया है। जहां तक बात है ईरान में रेवोल्यूशन और इनकलाब खत्म करने की, तो यही वो कोशिश है जो बिन्यामिन नेतन्याहू इसराइल की है। और वो ये चाहते हैं कि ईरान में जो खामेनेई साहब की हुकूमत है वो खत्म हो और एक मॉडर्न हुकूमत आए और ईरान दोबारा से एक अजीम और महफूज और मॉडर्न रियासत बने, मेक ईरान ग्रेट अगेन जिससे जो वो कह रहे हैं। अब माजी में देखा जाए तो ये तजर्बा मशरक वस्ता के लिए बहुत अच्छा नहीं रहा। लीबिया में कर्नल कजाफी की हुकूमत थी, वो हमारे सामने है, वहां पे कैसे उनकी हुकूमत गिरी। लीबिया आज भी कशमकश शोरिश का शिकार है। इराक को तकरीबन 20 साल के करीब होने वाला है। इराक में सद्दाम हुसैन की हुकूमत गिराई गई। बताया गया कि वहाँ पे बहुत बड़े बड़े किस्म के मैस डिस्ट्रक्शन के हथियार मौजूद हैं। आज 20 साल हो गए हैं, अभी भी इराक एक जंगजदा मुल्क है।
अलग-अलग मिलिशियाज़ हैं, लड़ाई है, पुरअमन नहीं है और अभी भी कोई स्टेबल जमहूरी हुकूमत का निज़ाम वहाँ मौजूद नहीं है। यही हाल कुछ इजिप्ट का भी है, ऐसे ही हाल कुछ और भी मुल्कों का है। तो अगर तो हम ये देखें कि बहार अरब या अरब स्प्रिंग के बाद जो एक तब्दीली की लहर चलाई गई थी पूरे के पूरे मशरिक़ वस्ता में, उसके नताइज भी बहुत अच्छे साबित नहीं हुए हैं। तो ईरान में भी अगर रेजीम चला जाता है, आयतुल्लाह खामनेई की हुकूमत चली जाती है, तो कोई पीछे गारंटी नहीं है कि ईरान में एक ऐसी हुकूमत आएगी, एक ऐसा सेटअप आएगा जो हर एक को काबिल कबूल होगा। यहाँ पाकिस्तान का कंसर्न बहुत ज़्यादा है। पहले तो ज़िक्र करेंगे आज की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का, जो एनएससी की कमेटी, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ वज़ीर-ए-आज़म की सदारत में, और पाकिस्तान ने ईरान में अमेरिका के हमले के बाद की होने वाली सिचुएशन की बहुत तफसीली बातचीत की। तफसीली बातचीत जब उन्होंने की तो उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि अमेरिका के हमले के जवाब में पाकिस्तान ये समझता है कि ईरान के पास अपने दिफा का मुकम्मल हक मौजूद है, क्योंकि ईरान पर ये हमला मुसल्लत किया गया है। वहीं पाकिस्तान ने ये भी कोशिश की कि फ़रीक़ैन को आपस में बैठ के बात करने के लिए मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने पर रज़ामंदी ज़ाहिर की गई है, कोशिश भी की जाएगी। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बड़े अहम मौके पर हुई है। एक तरफ तो ईरान पर बाकायदा अमेरिका का हमला हो गया है। ये हमला जब हुआ है जब पाकिस्तान ने 3 दिन कबल ही अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को अमन की नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया था, और पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर, उन्होंने विज़िट भी किया अमेरिका में और डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी वन टू वन मुलाकात भी हुई। तो आज उन्होंने एक तो कमेटी में हुकूमती वज़रा को, वज़ीर-ए-आज़म को बताया कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी क्या बातचीत हुई। जो जो ज़राए कहते हैं वो ये भी कहते हैं कि ये तासुर भी दिया गया कि पाकिस्तान कि ट्रंप भी नहीं चाहते कि ये जंग बहुत ज़्यादा अरसे तक जारी रहे, और पाकिस्तान ने भी ये कहा है कि इस जंग को अगर अब जारी रहती है, बढ़ती है, तो पाकिस्तान भी कोई ख़ास किरदार अमेरिका के लिए अदा नहीं कर सकता, ये बावर कराने की कोशिश की गई। तो आज की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग की अंदरूनी इत्तलात तो ये हैं कि ट्रंप के साथ मुलाकात के बारे में वज़ीर-ए-आज़म को बताया गया, इन्फॉर्म किया गया और डिस्कस किया गया, साथ-साथ ईरान पर अमेरिका के हमले को। लेकिन एक चीज़ जो मुझे इसमें कमी महसूस हुई, वो ये थी कि बलूचिस्तान का कोई ज़िक्र नहीं है। बलूचिस्तान पाकिस्तान के वो प्रोविंस है जिसका 900 किलोमीटर का एक लंबा बॉर्डर जो है, वो ईरान के साथ मुल्हक है। पाकिस्तान के लिए बलूचिस्तान इस वक़्त तशवीश का बायस है, वहाँ कई शोर-ए-शद्दा तहरीकें चल रही हैं, और अगर कोई भी डिस्टेबलाइज़ेशन ईरान में रहती है, तो एक जो प्रॉक्सी वॉर्स शुरू होती हैं, उसमें बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए मुस्तकिल एक दर्द-ए-सर बन सकता है, बन रहा है। तो पाकिस्तान के लिए इस मूव को देखना बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो कैसे इसको आगे लेके चलते हैं। बलूचिस्तान के हालात व वाक़यात किसी से ढके-छुपे नहीं हैं। लोकल मीडिया पे वो रिपोर्ट नहीं होते, लेकिन हर एक को पता है कि बलूचिस्तान के हालात क्या हैं। वहाँ पे आए दिन जो है वो बीएलए के लोग आते हैं, सड़कें बंद कर लेते हैं, बैंक लूटते हैं, गाड़ियों को लूटते हैं, नेशनल हाईवेज़ बंद करते हैं और फिर चले जाते हैं। तो रियासत जितना भी इस चीज़ को छुपा ले, लेकिन ये बात भी मुकम्मल तौर पर अयां है कि बलूचिस्तान का मामलात ऐसे नहीं चलेंगे, और किसी हद तक कोशिश की जाएगी कि बलूचिस्तान के हालात बेहतर किए जाएँ। लेकिन बलूचिस्तान के हालात बेहतर करने का बहुत ज़्यादा दारोमदार सरहद के पार ईरान और अफ़गानिस्तान में होने वाली कार्रवाइयों के ऊपर भी है।